परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि गल्फ न्यूज के संवाददाता हैं और काफी नजर रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे। अनिल सिन्हा जी हैं, ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अफसर अहमद साहब हैं। शुरुआत में संजय जी आप ही से करना चाहूंगा। आज जो ईरान पे हमला हुआ और जो जवाबी हमला हुआ है, और खास करके मोदी जी गए थे, जब 2 दिन हुए हैं, मोदी जी को क्या जानकारी नहीं रही होगी? मोदी जी के साथ गई प्रेस टीम के कुछ लोग फंस गए वहां पे, वो आ नहीं पा रहे हैं जी। देखिए, मोदी जी अगर प्राइवेटली बैठ के सोचते होंगे तो अपने आप से ही एम्बैरेस्ड हो रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी उनमें कोई संवेदनशीलता हो, कोई समझ हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, और कोई 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 मतलब एक कितना संजीदा ये मसला था। भारतीय प्रधानमंत्री को जाता है इजराइल उस वक्त जब युद्ध पिछले 1 महीने से वहाँ पे उस एरिया में मंडरा रहा है, और सारे इंडिकेशंस थे कि युद्ध हो रहे हैं। और देखिए, जब वो उसके आने के वहाँ विजिट करने के बाद और उसके आने के दूसरे दिन युद्ध शुरू हो जाता है, इससे क्या सिग्नल आता है कि आपने नेतन्याहू को आशीर्वाद देकर आया कि आप विजयी भवो, कि आप विजय हो युद्ध में। एक साफ लगता है कि आपको पता है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके कितने सलाहकार होंगे, वो समझा रहे होंगे कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है उस इलाके में जिसमें आप जाएं और नेतन्याहू को झांपी लगाएं और वहाँ के संसद में जाके मोदी मोदी का नारा लगवाएं और फिर आप उनके यहाँ से कोई अवार्ड लेकर चले आए। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ वहाँ पे आप झप्पी ले रहे हैं जो नरसंहार में इन्वॉल्व है। दुनिया के सभ्य देश के जितने भी लोग हैं उससे मिलना नहीं चाहते। किसी भी सभ्य सोसाइटी में वो इंसान बैठने लायक नहीं है, कि कोई उसकी कद्र नहीं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो उसको बुलावा है, वो कन्विक्टेड है। वहां से उसको आप बताइए, आप ऐसे आदमी को जाते हैं, उस मुल्क में जाते हैं, उससे आप पूरा एकदम गर्मजोशी के साथ आप गले मिलते हैं, फिर वापस आते हैं। और ये किसी भी कोई भी संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर इंडिया का अगर होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो एक चीज साफ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी में वो संवेदनशीलता नहीं है, वो समझ नहीं है। उनमें वो राजनीतिक एक जो लोकतांत्रिक देश के जो राजनीतिज्ञ हैं और जो लीडर हैं, वो जो समझ होना चाहिए वो समझ नहीं है। ये एक अपने आप में एक जो राजा की तरह व्यवहार करते हैं, अपने मन मिजाज से चलते हैं, और इनको लोकलाज की कोई चिंता नहीं है कि जो देश जो 140 करोड़ वाला देश जिसकी एक अपनी सभ्यता रही है, जिसकी एक अपनी राजनीतिक परंपरा रही है, जिसकी अपनी एक राजनीतिक सोच रही है, उस देश को आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेजिटिमेसी को देने के लिए आप विजिट कर रहे हैं। आप इस देश को इतना छोटा कर रहे हैं कि एक क्रिमिनल, एक जो नरसंहारी है, उसको आप लेजिटिमाइज करने जा रहे हैं इस देश की कीमत पे। तो कोई भी समझदार लीडर ऐसा नहीं करता। तो मैं एकदम साफ बात है कि मोदी जी में वो राजनीतिक समझ बूझ नहीं है। अगर समझ बूझ है तो अगर ये कर रहे हैं, अगर इतने समझ बूझ होने के बावजूद भी, तो वो चिंता नहीं करते कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है। वो एक व्यवहार करते हैं कि वो गुजरात से आए हुए एक लीडर है, बस एक छुटभैये लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और चूंकि वहां पे उनको वाहवाही मिल रहा है इसलिए वो जा रहे हैं। नहीं तो इंडिया जैसे देश को अभी इस स्थिति में एक प्रखर रूप से स्टैंड लेना चाहिए था। आज ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, किसी पे उसने अटैक नहीं किया, एक अपनी अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहा है पिछले 1979 से। ठीक है, आप जो उनकी राजनीतिक संरचना है आप उससे एग्री नहीं करें, लेकिन आप एक अपना एक सॉवरेन कंट्री है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप अमेरिका और इजराइल एक सॉवरेन कंट्री पे अटैक कर रहा है, इंडिया जैसा देश जो नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा है, ग्लोबल साउथ का एक प्रखर
प्रखर आवाज रहा है अतीत में, अगर वो स्टैंड नहीं ले रहा, अगर खुल्ला नहीं बोल रहा है कि अमेरिका ने जो किया वो गलत है, किसी भी सॉवरेन कंट्री पे, किसी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, तो भारत की साख को हमारे प्रधानमंत्री, ये सरकार दांव पे लगा रही है। ये कहने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आज भारत की साख को अगर किसी से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इस लीडरशिप से हो रहा है, जो इस देश का लीडरशिप है। आपने इस देश को एक ऐसा बेचारा देश बना दिया कि वो कोई स्टैंड लेने लायक नहीं रहा। क्या मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर की कि आप ईरान, जो आपका एक सिविलाइजेशनल फ्रेंड रहा है, ठीक है, अमेरिका से आपका लाख इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हो, बहुत सारे व्यापारिक संबंध हो, लेकिन आप अपनी पहचान, आप अपनी आवाज, आप अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आज ईरान पे अटैक है तो ये अटैक इंडिया पे भी है। कि आप इंडिया की आवाज पे अटैक है, इंडिया की जो अपनी एक स्वाभिमान है उस पे अटैक है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, अगर भारत की सरकार एक क्लियर स्टैंड नहीं लेती, तो ये भारत की साख पे ये समझिए कि जो ये साख को गिराने का काम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को सीधा स्टैंड लेना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को सीधा स्टैंड लेना चाहिए और कंडेम करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को बोलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन को बुलाया जाए और एक मीटिंग किया जाए और जिसमें इस पूरे अटैक को कंडेम किया जाए और ये युद्ध को तुरंत रोका जाए। अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो आप युद्ध में शामिल हैं, आप इस क्रिमिनलिटी में शामिल हैं, आप ट्रम्प के पागलपन में शामिल हैं। सीधी सी बात है। एक सवाल मेरा ये था, क्या उनको बताया नहीं गया कि युद्ध होने वाला है, छुपाया गया? क्योंकि उनके साथ जो टीम गई थी वो टीम कैसे फंसी रह जाती? क्या अंधेरे में रखा इजराइल ने, जिसको ये फादरलैंड कह के आए? अब देखिए, आप जब प्राइम मिनिस्टर उस देश में है, उसके एक दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे अपने लोगों को ईरान में आगाह किया कि आप संभल कर रहे हैं, निकल जाए, कुछ एडवाइजरी इशू किया आपने। अब उसके बावजूद भी आप वहां जाते हैं, तो मतलब ये इसका क्या इंडिकेशन है कि आपको कोई कद्र नहीं है, आप कोई चिंता नहीं करते, आप सीधे इजराइल के साथ खड़े हैं। आज सीधे आप उस नरसंहार में इन्वॉल्व है जो नेतन्याहू ने किया, आप सीधे उस युद्ध में इन्वॉल्व है और आपका आशीर्वाद है इस युद्ध के लिए कि जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ लॉन्च किया। ये है, ऐसा ही लगता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक सुबह से शाम हो गया, भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट तक इश्यू नहीं किया। तो ये शर्म की बात है कि हम इतने बड़े मुल्क, एक अपनी आवाज, उसको आपने खत्म कर दिया, उसको कोई आप आगे बढ़ा नहीं रहे और उसकी आवाज प्रखर रूप से आना चाहिए। लीडरशिप पोजीशन आपको एक्वायर करना चाहिए, आप ये होना चाहिए। आप तो ईरान पूरे आपके ये ब्रिक्स का ये साथी है, आपके बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स का साथी है। अगर वो उस पर अटैक है तो आप पे भी अटैक है। बिल्कुल। ताहिरा जी, मैं आपके पास हूँ, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। ये अभी 2 दिन पहले ही फादरलैंड बता के आए थे, यहूदी जो भारत में रहने वाले यहूदी हैं उनका फादरलैंड है। आज हमला हो गया, किस तरीके से देखती हैं, क्या इसका असर होगा? खास करके जो आप लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस पे लगातार हमला है, हमारे यहाँ हमला हो रहा है, ये इजराइल के जो संबंध, हमें लगता है यही नैरेटिव है कि वो मुस्लिम विरोधी है। इस हमले को किस रूप में देखती? अनम्यूट कर लीजिएगा ताहिरा जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नहीं, फिर से मैं हाँ जी, बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ कि इजराइल सिर्फ एक कम्युनिटी का ही विरोधी नहीं है, यह हत्यारा नहीं है, वो इंसानियत का हत्यारा है। देखिए, एक के बाद एक किसको कब कहाँ करेगा। और इस तरह देखिए, इजराइल और अमेरिका, इसमें यूएस को नहीं छोड़ा जा सकता। वो ट्रम्प और इन दोनों की मिली हुई वो जो है बातचीत के जरिए ये अटैक ईरान पे हुआ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान की जो खमैनी साहब है, जो रिजीम चला रहे हैं, ये चलाएं, क्योंकि ये पपेट नहीं है अमेरिका के। वरना 52-56 जितने मुस्लिम मुल्क हैं, सब पे इनकी पपेट गवर्नमेंट बैठी है। वो 56 के 56 या 55 मुल्क क्या बोले, उन्होंने अपने बेस भी दिए, उस बेस पे ईरान ने अटैक किया, चाहे वो कतर हो, चाहे ओमान हो, और भी बेसिस पे अटैक किया उन्होंने।
उन्होंने सिर्फ बेस पे अटैक किया, जहां से कि अमेरिका को जो बेस दिए गए थे आर्मी के, तो उस पे अभी रिटेलिएट नहीं किया इन मुल्कों ने, और ये कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या इनका वर्जन आता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान की उम्मीद रखते हैं कि ये बयान आना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म की एक पूरी दास्तान लिखा है नेतन्याहू ने। और यहाँ पर भी देखिए, जो वहां तो उसने पहले पैलेस्टीन में हॉस्पिटल, स्कूल सब मिसमार कर दिए, सब इंसानियत को शर्मसार कर दिया, पानी के लिए बच्चे तरसते रहे, दूध के लिए। अब यहाँ भी जो उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल पे गिराया है, तो जाहिर है एलिमेंट्री स्कूल में कितनी बड़ी बच्चियां थी वो, जिनको उन्होंने सबको खत्म कर दिया, और कितने लोगों को और अभी खत्म किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, मैं ये अपना एक संदेश देना चाहती हूँ कि इजराइल को या अमेरिका को सिर्फ मुल्क को कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी मुल्क को, क्योंकि ये जंगें जो है, ये जो आपने कम्युनिटी की बात की, तो जाहिर है हम एशिया कम्युनिटी से हूँ, तो ये जंगें जो है ये तादाद से या वेपन से ही नहीं लड़ी जाती, कुछ हौसलों से भी लड़ी जाती है। इतिहास दर्ज करेगा, और करबला आज भी इतिहास में दर्ज है। यजीद की बहुत फौजें थी, यजीद जीता था, लेकिन यजीद आज मरा हुआ है और हुसैन जिंदा है। तो ये नेतन्याहू को भी समझना चाहिए, और अमेरिका के यूएस को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से ये इंसानियत को मिसमार कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को मार रहे हैं और चाह रहे हैं हर आदमी हेजिमनी, कि हर आदमी हमारे अंडर रहे। देखिए, समझने की बात, ये कर क्यों रहे हैं? ईरान से इनकी क्या दुश्मनी है? वहां पे पपेट गवर्नमेंट ला देंगे। शाह थे तो क्या ये कर रहे थे ऐसा? शाह इनके आदमी थे। तो यहाँ पे भी ईरान पे एक पपेट गवर्नमेंट आ जाएगी, जो बताएंगे उस राह पे चलेगी। लेकिन ये और मुल्कों के सोचने की बात है, इस्लामी मुल्कों की भी सोचने की बात है, और हमारी कंट्री के लिए भी सोचने की। तेल पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरी चीजें महंगी होंगी, और ये जो जंग है ये ऐसी नहीं है कि वो फुलझड़ी जली और खत्म हो गई। ये जंग दूर तक जाएगी, और इसका इफेक्ट इंसानियत पे पड़ेगा। इसमें इंसान लहूलुहान होगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। अब जो लोग हैं वो बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, वो उसको उस नजरिए से देखें। ये सिर्फ जंग नहीं है, और ये जंग ऐसी नहीं कि थोड़ी दूर चली और फिर रुक गई। ये जंग दूर तक जाएगी, उसका असर भी बहुत खराब पड़ेगा। बातचीत करके जंग को रोका जाना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। अफसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये जंग दूर तक जाएगी, फिलहाल भारत कहां खड़ा इस जंग में? कुछ चीजें मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। तायरा जी ने भी इंडिकेट किया उस वक्त। पहले ये समझ लीजिए इन टर्म्स हमको क्या नुकसान होने वाला है। पहला कि आपका जो होर्मुज से जो तेल की सप्लाई होती है भारत की इस साइड से, वहां से आपका 20 मिलियन बैरल तेल हर दिन सप्लाई होता है, हर दिन निकलता है, और उसमें $1.5 से $2 बिलियन का वो तेल है। और उसे ले कौन रहा है ये भी जान लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इस पूरे मामले में ये नहीं देख पाया कोई। उसकी सबसे ज्यादा सप्लाई भारत को, चीन को, जापान को, साउथ कोरिया को, यानी कि 80% जो इसकी कच्चे तेल की सप्लाई है वो एशिया के इन कंट्रीज को होती है। तो हम उसमें शामिल हैं, बड़े ग्राहक हैं। ये लड़ाई जैसे ही ये शुरू हुई है, तो सबसे पहले चिंता हमारी है कि जो हमारी सप्लाई वो महंगी होने वाली है। एक दूसरा, आपके मिडिल ईस्ट में जितने भी करीबन 1 करोड़ के आसपास की आबादी है भारतीय मूल के लोगों की, 9 मिलियन के आसपास बताई जाती है, 1 करोड़ के आसपास होती है, हर साल रेमिटेंस भेजती है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो जुड़ी हुई है वहां से। ये डिस्टर्बेंस जो हुआ मिडिल ईस्ट का, ये डिस्टर्बेंस भारत को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस तरह की स्थिति में आपके पैसों का जो डिस्टर्बेंस है, वहां का जो फंड आता था वो उस पर असर आएगा। वहां के लोगों का जो मैनेज आपको करना पड़ेगा, और आपका कच्चे तेल है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे लगता है कि पहले डिस्कशन में भी आया है कि हमने इजराइल को क्यों चुना, हमें क्या मिला। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आदमी जब कहीं जाता है तो ये भी देखता है कौन किसके साथ है, क्या हमें मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। मिडिल ईस्ट में हमारी ईरान से पुरानी दोस्ती है, पुराने संबंध हैं, और वो उस पर टिका रहा। तो वो हमने खोया, हमने वहां बंदरगाह के मामले में बैकआउट कर लिया। और ऐसे सबसे बड़ा जो कहते हैं, बड़ी टाइमिंग बहुत खराब है
जा सकते हैं, पीएम है, किसी भी कंट्री में जाएं और कोई भी डील करें, उनका हक है। विदेश फॉरेन पॉलिसी को तय करने का उनको अधिकार है। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये बहुत खराब टाइमिंग है। एक ऐसे वक्त में जब वार शुरू हो गया 2 दिन बाद, तो अब ये हुआ कि आप निकले और वार शुरू हो गया, तो ये चीज काउंट होगी, हिस्ट्री में दर्ज होगी, ये घटना हुई है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये भारत पर असर डालने वाली है। ये जो मिडिल ईस्ट में एक्टिविटी हुई है, इसका सीधा असर इंडिया में पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने बड़ा ठीक ठाक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट किया। आप देखिए ना, जैसे ही इजराइल ने हमला क्या किया, उसने सीधे आपके 8 आर्मी के बेस हैं मिडिल ईस्ट में, बड़े बड़े, उनमें अधिकतर पर उसने मिसाइल दाग दी, ड्रोन दाग दिए, कुछ पर असर कर गए, कुछ हवा में उन्होंने रोक लिए, लेकिन इससे असर पड़ा। और ये कहते हैं कि डिस्टरबेंस क्रिएट करना अब ईरान का मकसद है। वो ये चाहता है कि हम अकेले नहीं, अगर ये डिस्टरबेंस होगा तो आप भी इस पर लपेटे में आओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा रीजनल वार नहीं है, ये एक हमें समझने की जरूरत है। ये रीजनल वार छोटा वार नहीं है, ये एक बड़ा वार में कन्वर्ट हो सकता है, एस्केलेट हो सकता है। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो सकता है और बाकी जो एशियन कंट्री है उनकी इकोनॉमी को ये ध्वस्त करने की ताकत रख लंबा चलता रहा, क्योंकि आपको पेट्रोल चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, कहां से लेंगे आप? आपकी सप्लाई रूट तो वहीं से 20% की सप्लाई रूट वहीं से होती है और सारे के सारे एशियन कंट्री वहीं से तेल लेते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है भारत के लिए। मैं भारत की नजर से ये सोचता हूँ कि बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि अगर ये सब सेटल नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा असर एशिया के कंट्रियों पर आएगा, खास तौर से इंडिया और चाइना पर। जी बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था, मतलब दुबई का भी एयरपोर्ट वगैरह बंद कर दिया गया है। आप सोचिए कि जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी आबादी वहां पे है और वो वहां परेशान है। मतलब मैं तो अभी इजराइल की बात कर रहा था, जो प्रधानमंत्री के साथ गई मीडिया टीम की बात कर रहा था, लेकिन अभी भी पता चला कि कई एयरपोर्ट ऐसे बंद हो गए। जो लोग गए थे, किसी से मिलने गए, किसी काम से गए, वो नहीं आ रहे। तो ये तो स्थिति, ऐसा तो मान के नहीं चलना चाहिए भारत इससे कहीं से कहीं प्रभावित नहीं होगा। भारत के ऊपर काफी असर पड़ सकता है इसका। बिल्कुल पड़ेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा जो नुकसान नजर आता है वो ये है कि आप थोड़ा ये सोचिए कि 1 करोड़ के आसपास, यानी 8-9 मिलियन के आसपास भारतीय मूल के लोग जो है मिडिल ईस्ट में हैं। 1 करोड़ मोटा मोटी लमसम आगे पीछे कैलकुलेट हो सकते हैं। वो हर साल अच्छा खासा पैसा इंडिया में भेजते हैं। एक प्रॉपर एक इकोनॉमी है जो उनके थ्रू चलती है। आप उनको भी देखिए। दूसरा ये कि डिस्टरबेंस होने का मतलब ये है कि उन्हें इवैक्यूएट कराना पड़ सकता है। किस कंट्री से किस लेवल पर इवैक्यूएशन होगा, ये तो एस्केलेशन के मुद्दे तय करेंगे, लेकिन इससे भारत पर सीधा असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिनके पास कहते हैं नुकसान होने को नहीं, अमेरिका वहां से लड़ रहा है। और अगर आप देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका झगड़ रहा है, तो अगर अमेरिका झगड़ रहा है तो वो अपनी जमीन पर नहीं झगड़ रहा है, वो यहाँ के झगड़ रहा है। और जो सप्लाई रूट है वो असर डालेगा एशिया के कंट्रियों पे। अब सब हॉर्मुज की बात करते हैं, हॉर्मुज ईरान ने बंद किया तो सबसे पहले असर हम लोगों पर आने वाला है, क्योंकि सप्लाई रूट में सबसे ज्यादा तेल भारत, चीन, मैंने जैसे बताया, यही सब ले रहे हैं। तो उनका क्या होगा, ये सारे कुछ सवाल है। मुझे लगता है कि इस पर उसे ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से स्कोर सेटल किया जाए। लेकिन एक चीज मैं जरूर अमरीश जी में बता दूं कि ये लड़ाई आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान के पास कोई चमत्कारिक चीज है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ईरान भौगोलिक तौर पर इतना विचित्र स्थिति मतलब उसकी है कि आप ग्राउंड इन्वेजन कर नहीं सकते इतनी आसानी से। मतलब अब वो जमाने नहीं रहे, आप ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर सकते। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपका इस साइड है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, वो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ग्राउंड इन्वेजन आपकी स्थिति है नहीं। आप लगातार बम्बार्टमेंट करेंगे। और अगर अब ईरान चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले, क्योंकि अगर जल्दी खत्म होगा तो मामला समेट के निकल लेंगे, लेकिन अगर ये लंबा चला तो इन पर दबाव क्रिएट होगा, यूरोपियन कंट्रीज पर दबाव होगा, अमेरिका पर दबाव होगा और एशियन कंट्री पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। ये सब कुछ आसान नहीं है और इसीलिए उसने सबको टेक्टिकली सब पर हमला कर दिया। जितने भी एयरबेस के निशाने सारे कंट्रीज पर हमला कर दिया, जो भी मिडिल ईस्ट के अधिकतर बड़े बड़े कंट्री थे। ये बहुत सारी चीजों को समेटना चाहता है, तो इसको देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भविष्य में अगर इस मामले में सुलह नहीं की गई तो ये पूरी दुनिया पर असर डालने वाला है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर असर।
बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोदी जी, ट्रंप जी ने जो किया वो तो सामने है ही है, मोदी जी की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है, हम मतलब भारत की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। ये मोदी जी की स्थिति तो जो है वो दिखाई दे रही है। उन्होंने अटैक नहीं, उन्होंने जो नेशनल कोलैप्स है ना, वो ये अभी हम एक पूरे ये का विजन का, जिसको कहते हैं कि इंडिया, जिसको इंडिया कहते थे, तो डोमेस्टिक रूप में हम लोग डिस्कस करते थे कि वो कोलैप्स हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। अब जो इंटरनेशनल स्केल पे जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया एज ए नेशन जो उसकी स्टैंडिंग थी, उसको खत्म कर दिया है मोदी जी ने। और ये खत्म कर दिया है, और ये खत्म किया है बहुत, ये क्या कहते हैं, बहुत प्लान्ड वे में खत्म किया है। तो ये कोई भी मतलब आदमी को अगर कहेगा, समझाएगा, इस समय इजराइल गए वो, तो वो कोई बच्चा भी जो ये का डिप्लोमेसी का स्टूडेंट, ये जो इंटर में पढ़ता होगा पॉलिटिकल साइंस, उसको भी पता होगा कि अभी कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड की, कोई ग्लोबल साउथ को छोड़ दीजिए, यूरोप का कोई राजनेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। जैसा संजय ने बताया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट का अपराधी है, कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और जेनोसाइड का ये है, क्या कहते हैं, क्रिमिनल है, और वो पूरा कंट्री को उसने ये पे रखा, वहां बहुत विरोध है उसका, और उसके साथ वो गले में मिल रहा है, और वो बोल रहा है मोदी हग, वो इसका मजाक भी बना रहा है। वो इन्होंने लाफिंग स्टॉक बना कर रख दिया इंडिया को। और ये अगर एज एन इंडियन, और ये इंडिया का विपक्ष है, मैं कहूंगा कि वो एकदम नकारा है। वो अभी उसको गद्दी से उतारना चाहिए। ये को आप समझ रहे हैं क्या किया उन्होंने इजराइल के साथ? अभी हम फ्रांस नहीं उसके विरोध में है, जर्मनी छोड़कर कोई कंट्री उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी जर्मनी का भी आदमी कोई नहीं जाएगा, वो वहां का प्रीमियर वहां पे, पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ है। यूएस को छोड़ के कोई राजनेता वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके यहाँ बगावत हो जाएगी, रोड पर लोग चले आएंगे। और हम लोग तमाशा देख रहे हैं, इस शख्स का टॉम देख रहे हैं कि जा करके घूम रहा है, इजराइल हग कर रहा है और नॉनसेंस बतिया रहा है। सारा जितना बात उन्होंने जितनी बातें कही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब मैं देख रहा था, मैंने लेख भी लिखा है कि गांधी जी 1921 में उनसे पूछा, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो आप क्या फिलिस्तीन भी जीत लेंगे, मतलब इस मूवमेंट के जरिए? उन्होंने कहा यस, फिलिस्तीन के लोगों को वहां का, तो हम उस पर कब्जा कर लिया था, ब्रिटिश मैंडेट वहां बनाया था। उसके बाद कंसिस्टेंट गांधी जी, मतलब इतना कंसिस्टेंट थे कि उन्होंने 1931 में एक बड़ा लेख लिखा, और लोगों ने कहा कि हम चलो पूछते हैं कि जूस के बारे में। कहा कि जूस हमारे साउथ अफ्रीका, उन्होंने बताया कैसे, और साउथ अफ्रीका में जूस ने उनकी मदद की, कैसे वो जाते थे उनके फेस्टिवल। कहा वो कम्युनिटी के रूप में बहुत यूनाइटेड है, लेकिन कहा इससे कोई असर नहीं होने वाला है। फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीनियों का है, और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और ज्यूज के बारे में उन्होंने जेरूसलम के बारे में लिखा, जियोनिज्म के बारे में लिखा कि जियोनिज्म का मूवमेंट मिसप्ले ये है, आर्टिकुलेटेड है, वो जो है उनको पवित्र भूमि है जेरूसलम, उसको अपने हृदय में रखना चाहिए, और उसका ये करना चाहिए, उसको ऑक्युपाई करने का जो उनका दिमाग है। जी, मैं लगता है आवाज आपके डिस्टर्ब हो गई है। ताहिरा जी, आप आ रही मेरी आवाज? अब आई, हाँ बीच में, हाँ अब आ रही है। हाँ, तो उन्होंने 1938 में लिखा कि भाई सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं फिलिस्तीन के इशू को लेकर के, और सब लोग कह रहा है कि ज्यूज पर जो चल रहा है जर्मनी में अत्याचार, उसके बारे में आपका क्या करना। कहा कि उन्होंने लिखा कि जर्मनी अगर कोई युद्ध होगा ह्यूमैनिटेरियन आधार पे और ह्यूमैनिटी के लिए, तो जर्मनी के खिलाफ होगा। इसीलिए कि जो यहूदियों पर अत्याचार चल रहा है वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो एक तरह से फोरकास्ट किया उन्होंने कि युद्ध जो होगा वो जर्मनी के खिलाफ होगा, और कहा कि ये करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरी आंखें इस तरफ नहीं बंद हो जानी चाहिए कि फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का अधिकार है। और अगर फिलिस्तीन जैसे फ्रांस में रह रहे हैं
यहूदी और जर्मनी में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं वहां का नागरिक बने। इसी तरह से फिलिस्तीन के यहूदियों को फिलिस्तीन का नागरिक बनना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। ये क्लियर कट यही, और यही बेसिस था कांग्रेस और ये का जो भी जो हमारी पॉलिसी बनी, उसको तार तार करके वहां तो क्या क्या बता रहा है। और ये नॉनसेंस प्राइमरी क्लास की बातें कर रहा है कि यहूदी आए और ये जो है तो बहुत जो है अच्छा धर्म है, फलना है, और ये क्या कहते हैं हमारा फिलोसफी मिलता है। अरे ये सब प्राइमरी क्लास की में लिखा हुआ रहता है कि सारे धर्म में मानवता का संदेश है, और ये है गाय हमारी माता है टाइप का जो है स्लोगन है, जिसका जो हम लोग बचपन से सुनते थे कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसी टाइप का उन्होंने लेक्चर दिया है, नॉनसेंस। और एज ए नेशन हमने उसको बर्दाश्त किया, और मीडिया जो है वो उसको ये कर रहा है एज ए नेशनल कोलैप्स है। तो नेशनल विजन जो था और कोर इंडिया का जो फिलिस्तीन का जो पैलेस्टाइन का सपोर्ट था, उसका वो कोर हमारा ये क्या कहते हैं नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी थी, उसका कोर ये था, और उसको कोर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है क्रिमिनलाइज किया, वो जा करके वहां बोला हमास के अटैक के बारे में चर्चा करके उन्होंने पूरा जो फिलिस्तीन का इशू है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया कि जैसे हमास ही फिलिस्तीनियों का सोल रिप्रेजेंटेटिव है। ये गलत है। हमास को इन्हीं लोगों ने खड़ा किया, ये क्या कहते हैं इजराइल और अमेरिका के लोगों ने यासिर अराफात को ये करने के लिए। तो पूरा तहस नहस करके पूरी पॉलिटिक्स को मिडल ईस्ट क्या पूरा इंडिया ने ये को इतिहास को बताइए। एक दिन पहले आप जा रहे हो और वो कंट्री अटैक कर रहा है, लोग क्या समझे ये हो गया कि आप जा करके आशीर्वाद दे करके आए हो कि ठीक है करो बच्चे, हमको तुम्हारे साथ है। ये क्या है भाई? क्यों हम इजराइल के साथ होंगे भाई? इजराइल जैसे अपराधी मुल्क को, या जो गाजा में क्या किया उन्होंने, अस्पताल बच्चे मारे 20,000 या 30,000, तो उसके आंकड़े हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के आंकड़े ज्यादा है। और इसी तरह से अभी जो गिराया उसमें गर्ल स्कूल ये कह रहा है कि हमारे पास टारगेटेड है, हम मार देंगे उसके एस्टेब्लिशमेंट को। तो उसके प्राइमरी स्कूल पर क्यों ये किया भाई, आक्रमण क्यों किया? इसका मतलब कोई टारगेटेड नहीं, झूठ मुझ का दावा करता है एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हो, तो सिविलियन को कौन? सेम ईरान को गाजा बनाना चाहता है इजराइल, और अमेरिका उसका साथ देना चाह रहा है। जिस तरह से गाजा के लोगों को मारा उसने, कौन? हमास को मारा। हमास तो अभी भी है, लेकिन सारे लोगों को उसने मारा, सिविलियन को, उनको भूखा मार रहा है, बीमारी से मार रहा है, और बाकायदा लिटरली शूट कर रहा है। और ये जो है जेनोसाइड वो ईरान में भी करना चाहता है। ये युद्ध नहीं है, जेनोसाइड का ये संदेश है। और इंडिया में ये हम लोगों को सीधे खड़ा होना चाहिए इसके विरोध में। और ये कोई डिमांड नहीं कर रहा है भाई विपक्ष कि छोड़ो, तुमने देश में जो हाल किया हुआ है इकोनॉमी वगैरह का तो छोड़ दो, और अमेरिका के सामने जो सरेंडर किया है वो तो छोड़ दो। पूरा डिप्लोमेसी का पूरा वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी, इसके आधार पे आपको एक सिर्फ लास्ट में आपको पॉइंट बताता हूँ। ख्रुश्चेव सिर्फ अमेरिका की यात्रा चला कर लिया था, उसने डिस्कशन के लिए गया था, वापस आया, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां कर ये कर दिया, उतार दिया गद्दी से। और वो इतना ताकतवर था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसने लिबरलाइज भी किया कम्युनिस्ट ये को, रेजिम को, और माना जाता था कि वो लिबरल है फलना। लेकिन जैसे ही उतरा वो हवाई अड्डे पर, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं उतरा और जब हमको जनरल लेने के लिए आया और गाड़ी में बैठने के लिए कहा, उसी समय और वहाँ का ये नहीं आया, क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे लोग थे वो नहीं आए। उसी समय मैं समझ गया कि अब मेरा खेल खत्म हो गया, और कहा कि हमको ले गए, और मैंने जिस तरह से बेरिया को हटाया था उसी तरह से हमको हटाया गया, और उसका स्मगल हुआ, आत्मकथा बाद में अमेरिका में छपी। तो वो जो है कोई भी कंट्री अपने, हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई भी कंट्री अपने ये को क्या कहते हैं खत्म होने देता है? पूरा शर्म से झुका दिया,
अब अभी इसी कार में बताइए ये कौन सा, अब बताइए, अब इसमें तो सारा इंटेलिजेंस एजेंसी, सारा जो MEA जो डफली बाज है, मोदी मोदी के नारे लगवा रहा है। अरे क्या है, मतलब नॉनसेंस की लिए खाद होती है। आपका आदमी फंस गया, इसका मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं था, इसका मतलब यही है ना। और नेतन्याहू ने भी टाइम नहीं बताया। वही मीडिया का हमें बताइए, ये गले मिल रहा है और एक दिन के बाद आक्रमण किया। नेतन्याहू ने इसको जरा भी हिंट भी नहीं किया कि तुम्हारे लोग कम से कम ले जाओ। इससे तो अच्छा यूक्रेन है जो कि रसिया है, जो हमारे लोग फंस गए तो उसको भिजवा दिया। लोग कह रहे थे अपने ही जहाज में लेते जाते, अपने ही जहाज में लेते आते, अपने ही जहाज में ले आ सकते थे मोदी जी। मीडिया टीम बताइए, अब इनको बताया तक नहीं, इनको पता ही नहीं था। ये तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपको पता ही नहीं है। जिस कंट्री का दौरा कर रहे हो, दुनिया भर एडवाइस इस इलाके से लोग चले आओ, हर कंट्री ने कहा ईरान और इजराइल में लोग अपना हिफाजत खुद करें, नहीं तो वापस आए। ज्यादातर कंट्री ने एडवाइजरी जारी किया, इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी किया हुआ है। और उसके बाद ये जाते हैं वहां और इनके लोग फंस जाते हैं सिर्फ इसी इशू पे कि तुमको कुछ पता नहीं है और तुम ये देश तुमसे नहीं चलने वाला है, हटो। इसको डिमांड करना चाहिए। विपक्ष वगैरह भी क्या कहते हैं करता रहता है डिमांड। अरे एक ही डिमांड होना चाहिए कि इस कंट्री का तो पूरा सत्यानाश कर दिया डिप्लोमेसी वगैरह का। ये है, ये जो तुम आपको पता नहीं है और जो कंट्री से गले मिल करके आए हो, वहां आदमी आपका फंस गया। एक दिन के बाद युद्ध बोल देता कि भाई 4 घंटे ही समय है, लेकर जाओ 4 घंटे 8 घंटे जिस में अपना लेके सबको लेके जाओ, अब यहाँ पर युद्ध होने वाला है। इतनी भी बात या कुछ भी हो सकता है। यही बोल देता कि ईरान युद्ध करने वाला है, ये नहीं बताता कि हम आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन कुछ नहीं बताया। ये कौन सी दोस्ती है? ये देखिए एकदम कोलैप्स है। एज ए नेशन हम फेल कर रहे हैं और हम ये बोलते हैं तो सब लोगों को लगता है कि एज ए नेशन हमने फेल किया। अरे अब किसको कहता है? अब ये इससे बड़ी क्या कहते हैं बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? जो एज ए नेशन आपको पता ही नहीं, आपको कुछ नहीं। बांग्लादेश में हसीना को उठा करके ये कर दिया, आपको पता नहीं चलता है। आपको पाकिस्तान जो है ट्रंप से वो जो मुनीर है वो उसका स्वागत कर रहा है, आपको कुछ है ही नहीं। चाइना आपके घर घुस जा रहा है। ये बनाना क्या कद्दू रिपब्लिक जो कहा था वही बन गया है। इसका कोई ये नहीं स्टैंडिंग नहीं रह गया है ड्यू टू ये सिर्फ एक फैंटेसी आरएसएस का सब दिन रहा है। इजराइल बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत ताकतवर कंट्री है। ये फैंटेसी वो शुरू से चला रहे हैं और शुरू से मुस्लिम विरोध है बस इसके लिए। और वो चलाते थे ऐसा इरिगेशन कर दिया। एक वो छोटा सा ये जो ड्रिप इरिगेशन वाला एक छोटा सा यंत्र है उसको लेकर के इतना हवा बनाया 60s और 70s में जनसंघियों और लोगों ने, तो उसमें बहुत ये वो एक आर्म्स ये करने वाला अमेरिका का उपनिवेश है। और वो जो अमेरिकन लॉबी है, अमेरिका में जो ज्यूज की लॉबी है वही वहाँ का इकोनॉमी रन करती है। पूरे वर्ल्ड में जितना तबाही चल रहा है उसमें उसका हिस्सा है वही आर्म्स का। और वो तो वहीं के इजरायली ने किताब लिखी है, नाम अभी भूल रहा हूँ, और वो पूरा रिसर्च बताया है कि वो स्टेट एक मिलिट्री स्टेट है जो जिसका काम है आर्म्स बनाना, आर्म्स बेचना। इसी के लिए उसका एक्सपेरिमेंट करता है वो फिलिस्तीन पे, वहाँ के नागरिकों पे, और वो आर्म्स बाद में वो बाजार में बेचता है। ये बाकायदा ये किया हुआ है।
बिल्कुल। तायरा जी, एक टिप्पणी मैं आपसे ले लूं, आपको निकलना होगा। ईरान के साथ देश खड़ा है और इजराइल के साथ हमारे साहब खड़े हैं, क्या ऐसा ठीक लगता है? अभी टिप्पणी मैं देख रहा था, कई किस्म की टिप्पणियां आई हैं जिसमें मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू, इनकी जो टिकड़ी है, क्या इनका इनकी कोई भूमिका है? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी जी, फिर से अनम्यूट कर लीजिए बस। जी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो ये पता नहीं था कि जंग होने वाली है, तभी तो हमारे लोग वहां छुट गए कुछ। तो ये कहना कि वो इनको ले रहा है अपने उसमें मतलब उनसे सीक्रेट डिस्कस कर रहा है, ऐसा नहीं। सीक्रेट जो डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल कर रहा है। देखिए, नेतन्याहू एंड ट्रंप और उनकी जो है अपनी कैबिनेट्स है वो कर रही है, इसको डिस्कस कर रही है। और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि ये समझना चाहिए, से एक सेइंग है और मुझे पूरी याद नहीं कि आज तुम्हारी बारी आई तो हम चुप रहे, फिर दूसरे की आई तो वो चुप रहे, फिर लास्ट में कोई नहीं बचा, फिर हमारी बारी आ गई। तो वही है कि ये समझना चाहिए कि वो पपेट गवर्नमेंट्स बैठा रहे हैं जिससे कि तेल के कुओं पर भी उनका अधिकार हो जाए अमेरिका का। देखिए, अमेरिका की अपनी पॉलिसी, उनकी अपनी रणनीति है। इसी बिना पे उन्होंने इराक पर इतनी बमबारी की और कहा था कि वहां पर केमिकल वेपन है, तो नहीं निकला केमिकल वेपन, एक भी नहीं निकला। लेकिन इराक मिसमार हो गया, खत्म हो गया। जो लोग इराक जाते हैं तो देखते हैं वो खंडहरों में इस वक्त मौजूद है इराक। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं देख रहा था कि मिडिल ईस्ट को लेकर के एक बड़ी तबाही की तरफ खिलाफ बोल सके ऐसी कोई कंट्रीज नहीं है। तो जाहिर है कि अब ईरान ही है जो बोल रहा है, वोकल है, वो हेड ऑन ले रहा है, अमेरिका से भी इजराइल से भी ले रहा है। जब मासूम मारे जा रहे हैं तो वो इजराइल से भी लड़ने को तैयार है, वो हेड ऑन ले रहा है। तो जाहिर है इस यहाँ भी पपेट गवर्नमेंट बैठ जाए, जैसे शाह की गवर्नमेंट थी, तो सारा ऑयल, क्रूड ऑयल, सब पे इनका अधिकार रहेगा, फिर इनकी मोनोपोली रहेगी। सब इनसे कहेंगे तब उनको मिलेगा, इनसे लो, इनसे ना लो, इनको दो, इनको ना दो। तो हमारी कंट्री को भी समझना चाहिए कि ये अपनी मोनोपोली करना चाह रहे हैं। और ये समझना चाहिए कि जंग में जो बिल्कुल अभी कहा था, ऑयल का जो इफेक्ट पड़ेगा, पेट्रोल का, ये सब चीजें और शिपिंग वेपिंग सब बहुत मुश्किल हो जाएगी, सामान का आना जाना। इतनी महंगाई बढ़ेगी इस वक्त, गरीब मुल्क और गरीब हो जाएंगे, वहां की जनता पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा इसका। स्कूल, पढ़ाई, दवा, सब चीज मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि इस जंग को खत्म किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि रशिया और चाइना कुछ स्टेप लेंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि किसमें क्या होने वाला है। लेकिन ये जंग जो शुरू हुई है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जंग लंबी चलेगी और ये अभी इतनी जल्दी एक फुलझड़ी की तरह नहीं है कि हुई और खत्म हो गई। अभी ये चलेगी और इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, वो जो ह्यूमैनिटी पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसको इस तरह से देखना चाहिए। बहुत खुश होने की बात नहीं है कि उसने इजराइल ने अटैक कर दिया। ये फिलिस्तीन नहीं है जिसको एक मिनट में वो करके सबको खत्म कर देंगे। ये लंबा चलेगा। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ज्योग्राफिकल जो उनकी वो है, उसके बावजूद भी उनके पास वेपन भी है, वो साइंटिफिकली भी डेवलप्ड है एज कंपेयर टू अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो उसको उस तरह से सोचना चाहिए। ये जंग जो है ये किसी चीज का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। इसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ेगा। पेट्रोल, हर चीज, जब हर चीज महंगी हो जाएगी तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे आएगा। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल अभी बात हो रही थी पपेट गवर्नमेंट की। हो सकता है अमेरिका ने ना कि कहीं पे बैठा हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो धारणा बनी हुई है लोगों के मन में, जो अभी अनिल जी कहते, क्या वो कहीं पपेट से कुछ ज्यादा है? देखिए, मैं आपका ध्यान अभी जस्ट एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का अभी स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कंडेम नहीं किया वार को कि एक सॉवरेन नेशन। हाँ, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड एट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ईरान एंड द गल्फ रीजन। फिर ये लिख रहे हैं कि वी अर्ज ऑल साइड्स टू एक्सरसाइज restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians.
dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Sovereignty and territorial integrity of all states must be respected. फिर एक लास्ट में लाइन है कि भाई कि हमारा इंडियन नेशनल्स वी आर आवर मिशन इन द रीजन आर इन टच विद द इंडियन नेशनल, एक जो तो ये एक जो आप कहीं भी जो 50 शब्दों में इन्होंने जो लिखा है, कहीं भी ये नहीं है कंडेम करते हुए। एक ऐसा लग रहा है कि सरकार बचाते हुए निकल रही है, केवल एक औपचारिकतावश इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। ये किसको समझा रहे हैं कि भैया कि सॉवरेनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड? किसको समझा रहे हैं आपकी सॉवरेनिटी शुड बी? आप डीपली कंसर्न क्या है? सीधा सीधी एक स्टैंड इंडियन मोदी ने थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर मोदी की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बच जाती अगर आज इंडिया एक क्लियर स्टैंड लेता। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेशर्मी की हद है, मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है, एक आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। ये सीधे क्या है आपके बाप ओके वी आर ओके विद द वॉर, इट लुक्स लाइक दैट कि आप स्टेटमेंट की सॉवरेनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड, वी शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। किसको बोल रहे हो एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट करने के लिए? हु इज अग्रेसर? अग्रेसर कौन है? अग्रेसर तो अमेरिका है, अग्रेसर इजराइल है। आपको कंडेम करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए और वॉर पे डिस्कशन होना चाहिए, कैसे रोका जाए। आपने कहीं से भी नहीं। तो भारत देखिए, भारत खुल्लम खुल्ला तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से भारत की लीडरशिप की जो व्यवहार है, जो पॉलिटिकली जिस ढंग का स्टेटमेंट है और जो एक्शन है, उससे साफ साफ लगता है कि ये इस जंग के साथ है, ये इस जंग के साथ हैं और इजराइल को ये मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को ये मोरली सपोर्ट कर रहे हैं इस युद्ध के लिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक भारत ऐसे मौके पे, आप समझिए कि जब केवल ये ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट आज डिस्टर्ब हो गया। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, यूनाइटेड नेशन बना, अलग अलग संस्थाएं बनी कि ऐसा युद्ध दोबारा ना हो। और अमेरिका जो लीडरशिप रोल प्ले किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यूनाइटेड नेशन बने, आज अमेरिका वही सारे चीज़ों को वायलेट कर रहा है, सारे चीज़ों को तहस नहस कर रहा है। क्या इंडिया जैसे मुल्क जो यूनाइटेड नेशन को बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया और यूनाइटेड नेशन की विश्वसनीयता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया, यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, हमारे काफ़ी आइडियाज़ उसको मजबूत करने में लगे, क्या भारत जैसे देश की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आज इसमें हस्तक्षेप करें, खुलकर बोले? बनती है। आप अपने इतिहास को भी समझ नहीं पा रहे। ऐसी अनफॉर्चुनेटली आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो अपने इतिहास की इज्जत नहीं करता, अपने राजनीतिक जो धरोहर है उसकी भी इज्जत नहीं करता। आप कोई भी किसी भी वैल्यूज में विश्वास नहीं करते। आप एक ऐसे इस भारत जैसे देश को जो एक लीडरशिप रोल पे रहा, जो हर एक युद्ध में 1947 जब से 1947 में जब से आज़ादी हुई, भारत इकोनॉमिक पावर नहीं था, लेकिन इसके पास एक अपनी नैतिक क्षमता थी, नैतिक ताकत थी कि वो हस्तक्षेप करता था और दुनिया के जितने भी युद्ध होते थे और वॉर होते थे उसमें उसका सहयोग होता था, उसमें एक स्टैंड होता। बीजेपी की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने भारत को एक ऐसा देश बना दिया कि इसकी कोई आवाज नहीं रही। हम इजराइल को और नेतन्याहू जैसे क्रिमिनल को, नरसंहार में इन्वॉल्व, एक जिनोसाइड में इन्वॉल्व एक आदमी को, उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमने भारत की पूरी साख को दांव पे लगा दी। आज ये शर्मिंदगी की बात है कि भारत कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। आपको किस चीज़ की चिंता है? आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है, आपके पास इतना एक समृद्ध इतिहास है, एक समृद्ध संस्कृति है, एक वैल्यू सिस्टम है। आपने सब चीज़ को दरकिनार किया, आपको क्या घबराने की जरूरत है? दैट मीन्स कि
कि लीडरशिप में आज भारत की लीडरशिप में वो क्षमता नहीं है, नैतिक क्षमता नहीं है, वो मोरल कंपास नहीं है जिससे आप इस दुनिया को समझा सके और अमेरिका को कंडेम कर सके, इजराइल को कंडेम कर सके कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। आपने गाजा में 71,000 से ज़्यादा लोगों को मारा, आपने पूरा गाजा को तहस नहस कर दिया। अभी भी आप पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो, वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सब जगह आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आपने एक स्टैंड नहीं लिया, उसके बावजूद आप दोबारा समर्थन कर रहे हो। ये एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन हमारा भी सरोकार है। आप प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं इस देश के, लेकिन हमें हक है कि जानने का कि आपका स्टैंड क्या है। आप स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम सवाल करते हैं। आपने इस देश को नीचा कर दिया। आप इस एक लीडरशिप जो रोल होना चाहिए प्ले करने के लिए, आप उस लीडरशिप के रोल को प्ले करने में एकदम नाकाम रहे। आप आज लायबिलिटी बन गए इस देश के लिए। आज आप इस देश को प्रतिदिन छोटा करते जा रहे हैं। एक ऐसा देश बना रहे हैं जहाँ पे भारत को आपने अंतर्राष्ट्रीय जगत में नगर नहीं कर दिया। एक इजराइल जैसा देश जो 1948 में जिसका एग्जिस्टेंस है, उसके सामने आप इंडिया का सर झुका दिया। आप क्यों? क्या मजबूरी है? हम एज ए सिटीजन जानना चाहते हैं। ईरान जो हमारा दोस्त रहा है, केवल ईरान की बात नहीं है, सॉवरेनिटी की बात है। हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल इसी से जुड़ा रहा है। तो ये हम ऐसे लीडरशिप से झेल रहे हैं। आज भारत में समझिए कि आज अगर आप ईरान में रेजिम चेंज की बात हो रही है, तो भारत में भी रेजिम चेंज की बात होनी चाहिए कि क्या भारत एक ऐसा शासक वर्ग डिजर्व करता है जिसके पास कोई अपना मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पे कोई स्टैंड नहीं ले सकता। अब ये जरूरत है। भारत आपने ऐसा कर दिया। भारत का लीडरशिप आज भारत के लिए एम्बैरेसमेंट है। ये सच्चाई है। आप केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण आप पूरा चीज आपने तहस नहस कर दिया, पूरा सिस्टम खराब कर दिया। ये इट्स रियली शेम, एकदम शेम है, शर्मिंदा की बात है कि आप भारत जैसे देश को हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। इसलिए हम हमें दुख है, तभी हम बोल रहे हैं। सिटीजन्स, कंसर्न सिटीजन्स को आप छोड़िए जो पढ़े लिखे नहीं। आज जब मैं आ रहा था नीचे से, तो हमारे सोसाइटी में 4-5 लोग मिले, बोले क्या हो रहा है। अब दे आर वरीड। उनको पता ही नहीं वेस्ट एशिया की क्या राजनीति, लेकिन उनको चिंता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझ है। आपको क्या मजबूरी है कि आप स्टैंड लेने से घबराते हैं? बिल्कुल ये बड़ी चिंता की बात है कि आज भारत को आपने इतना नीचे गिरा दिया। आप लीडरशिप इस देश के इस महान देश के लीडरशिप के लायक आप नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से दैट। क्योंकि आप जो इस देश का जो वैल्यू है उसके लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप किस लिए लीडर हैं? बिल्कुल। अफसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल अभी जो बात कर रहे थे, युद्ध हो रहा है, हमला हुआ है। भारत पहले मतलब ऐसा कभी हुआ है? हम हमले की भी निंदा नहीं कर रहे जी। अच्छा, मैं इसमें एक अपडेट जोड़ देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, मेरे ख्याल से तुलना के लिहाज से भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये बताइए, जर्मनी मतलब ब्रिटेन, ये ऐसे कंट्री हैं जो मतलब ऑल टाइम अमेरिका के साथ ही लगे रहे। आप देखिए, कोई भी एक्टिविटी होती थी ये सपोर्ट में आते थे। उनके बयान आए, उन्होंने कंडेम किया है ईरान पर हमले को। अब आप ये देखिए कि यूके जो मतलब अमेरिका कोई भी एक्टिविटी करे, कम से कम मतलब वार जैसी कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें यूके मतलब उनके साथ स्टेपल होके आता था कि भाई उनकी सेना साथ में, उनके लॉजिस्टिक साथ में। वही कंट्री जर्मनी, ब्रिटेन ये कह रहे नहीं, ये क्या गलत करके आपने ईरान पे हमला कर दिया। हम जो लंबे वक्त तक ईरान हमारे साथ खड़ा है और हम इस तरह का स्टैंड लेते हैं, आप ले सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे इफेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ चीजें अभी नहीं होती हैं, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए होती हैं और वो असर डालती हैं। मेरे को लगता है कि ये एक तब इस पर देखने की जरूरत थी। एक मैं बड़ा रोचक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा, हिस्ट्री का, और ईरान से जुड़ा हुआ है और वार की टैक्टिक्स पर। क्यों मैं मानता हूं कि ईरान इराक नहीं है। ईरान कोई भी ऐसा आसान देश नहीं है जिसको आप आसानी से कई सारे हमले करके निपटा दोगे। एक वाकया है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया है। 1649 में
कंधार जो है ईरान ने ले लिया। तब मुगल कंधार पर कब्जा रखते थे, लेकिन कभी वो ईरान के पास आता था, कभी वो इंडिया के पास आ जाता था। तो जैसे ही कंधार लिया वैसे ही शाहजहां ने फोर्स भेजी, तो औरंगजेब को भेजा कि ये कंधार का किला लेना है। 3 साल लगातार औरंगजेब लगा रहा, 3 साल। उसके बाद भाई दारा शिकोह, 3 सालों में दारा शिकोह भी लगा जाके, औरंगजेब भी लगा, लेकिन वो किला नहीं ले पाए। इसका तरीका क्या था कि वो वॉर टैक्टिक्स है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरी कहानी में वॉर टैक्टिक्स है, और औरंगजेब इस बात को जीवन भर नहीं भूला। जब वो मरा तो उसने अपनी जो वो होती है लास्ट वाली जो लास्ट विल होती है, उसमें एक जगह नोट डाला है। वो नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नोट में ये कहता है कि ईरानी बड़े वो होते हैं, स्वामी भक्त टाइप के होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप यकीन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अगर वो लड़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो लड़ते ही रहे। अगर उन्हें लगेगा कि हार जाएंगे तो लौट जाते हैं उस वक्त, तो फिर लौट के आते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ईरान एक इजी कंट्री नहीं है, एक मुश्किल देश है। उनकी भौगोलिक स्थिति उनको एडवांटेज तो देती है, उनकी जो अपनी जो कैपेसिटी लेवल है वो बहुत शानदार है। तो ये वॉर लंबा चलने वाला है, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये लंबा चलेगा। और अगर इस पर कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो इस पर सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को होने वाला है, खासतौर से एशियन कंट्री को होने वाला है। और एक चीज जो मैं अभी एक कमेंट में ही पढ़ रहा था, तो एप्स्टीन की फाइल को उन्होंने कहा कि आप उस पर बातचीत नहीं करते कि एप्स्टीन के कनेक्शन, एप्स्टीन का जो मामला निकल के आया, फिर नेतन्याहू, फिर हमारे इंडिया का जो कई लोग नाम आ रहे हैं और ये लोग। तो मेरा ये कहना है कि हर तरह की पॉलिटिक्स है, ये भी एक पॉलिटिक्स है कि कहीं कोई अलायंस साधने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज को सेटल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब बातों के ऊपर ये है कि भविष्य में हमारा साथी कौन होगा, इजराइल होगा या मिडिल ईस्ट के कंट्री होंगे, हमें इसमें तुलना करने की जरूरत है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये मिस आउट हुआ है, और इजराइल को कहते हैं ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या वो हमें 1% भी, क्या हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट के बराबर हमें कोई जॉब देता है वहां से, या हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट या रेमिटेंस आता है क्या वहां से, क्या चीज मिलती है हमको? डिफेंस के नाम पे आप, हमारे पास बहुत अच्छा कंट्री साथ में रहा रूस, जिससे हमने हर तरह की टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी भी दे रहा है आपको, हर तरह की चीजें आपको देता रहा। आपने उससे भी मुंह मोड़ लिया, आपने तेल लेना बंद किया, खुले में लेना बंद किया। खुले में लेने का मतलब यह है कि आपको सस्ता मिल रहा था और आप डर गए, आपने उससे लेना बंद किया। ईरान पे आपका पोर्ट बन रहा था, आप उसमें पैसा लगा रहे थे चाबार पे, और पैसा लगाने के बाद आप बैकआउट कर गए। इस पर इसे कहते हैं कि इस पर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप इस सब करने के बाद आप इजराइल भी चले जाते हैं। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये सवाल है जिसको इसे कहते हैं एड्रेस करने की जरूरत है। सरकार आती है जाती है, लेकिन बड़ा लक्ष्य देश है, सरकार नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के मुकाबले, देश ज्यादा बड़ा। अगर देश के हित नहीं सधेंगे तो सवाल तो उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, और सवालों के जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज मुझे लगता है हम मिस करते हैं, और ये भी देखने की जरूरत है कि ईरान बाय पावर कमजोर नहीं है। अगर कुछ दिन की 2-3 हफ्ते की लड़ाई में उसने जो है इजराइल को बैकआउट करने पर मजबूर कर दिया, तो हमें इस तरह से देखने की जरूरत है कि ये वार मुश्किल होने वाला है, इसके असर आने वाले हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, एक अंतिम टिप्पणी आपकी। दरअसल विपक्ष पे आपने कहा, हमें तो लगता है 8-10 घंटे के भीतर ही ये जो पूरा मसला है विपक्ष भी हमलावर होगा। पहले तो सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया आई गई है, आपने सुन लिया जो संजय जी ने बताया कि उसने निंदा नहीं की है, उसने मतलब एक तरीके से अफसोस जताया। जी नहीं, निंदा की बात आप कर रहे हैं, जो जून में जो अटैक हुआ था उसकी भी निंदा नहीं की, वो इजराइल के अटैक की निंदा नहीं की थी। हमास ने जो अटैक किया था उसकी निंदा की थी, और जगह वहां पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कभी एब्सटेन कर लेना, कभी देर से, अभी हाल में जो 100 कंट्रीज का ये आया कंडेमेशन का वेस्ट बैंक में जो कर रहे हैं इजरायली, उसके खिलाफ में जो आया मुद्दा, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया उसके बाद इसने अपना हस्ताक्षर किया वो कंडेमेशन पे। अब बाकी में कभी भाग जाता है, कभी, जबकि यूरोप के कंट्री जो उनके साथ रहे हैं अमेरिका के, वो सीधा खुल कर आते हैं गाजा के इशू पे। वो इंडिया ने कभी इधर कभी उधर, 1-2 में तो चला गया साथ में। तो इसीलिए ये इनका जो पॉलिसी है उसमें गड़बड़ है। दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, जब कंट्री में इस तरह का कोई मतलब लीडर अगर आ जाता है जिसको कि जनता से कोई मतलब नहीं है,
जिसको जनता को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, संसद में कोई बयान नहीं देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, 4 एडवाइजर्स 2 कॉर्पोरेट, इसके जरिए अगर पॉलिटिक्स चलानी है, डिप्लोमेसी चलानी है, इकोनॉमी चलानी है, तो ये जो डेमोक्रेटिक कोलैप्स है उसका नतीजा है। क्योंकि अगर ये इजराइल जाने के पहले संसद की सत्र चल रहा था, उसमें अगर ये डिस्कस करते कि हमारा क्या पॉलिटिक्स होना चाहिए इजराइल को लेकर के, गाजा को लेकर के, वेस्ट बैंक को लेकर के, तो निश्चित तौर पर लोग उनको बोलते कि भाई आप मत करिए ऐसा, और यहाँ आने तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते। ये शख्स नारे लगवा रहा है, चल दिया डिंग डिंग करते हुए। ये जो है रवैया, और ऐसा ऑलवेज करते रहे। यूएस डील में भी लोगों को झूठ बोलते रहे कि हो रहा है डील, हो रहा है, तुम्हें जो डील कराना था उसको, वहां से जो स्टेटमेंट आया, आप सोचो कितना ह्यूमिलिएटिंग है। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में कह रहा है, कि इन्हें ज्वाइंट स्टेटमेंट ट्रंप ने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कहा, और उसका ट्रंप ने क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले वो उसकी जिक्र कर रहा है। देखिए सॉवरेंटी का जो इशू मैंने आपको यूएस डील के समय में उठाया था, वो सॉवरेंटी सरेंडर हो गया है। किसने कहा? ये बात तो सामने आनी चाहिए ना कि किसने। और कोई अखबार जानते हैं क्या डिस्कस कर रहा था जब ये इजराइल में थे? अखबार नहीं, ये चैनल, कि हमें पाकिस्तान डर गया। अब बताइए पागलपन का, उसको पाकिस्तान को इजराइल के बारे में मालूम है कि इजराइल का क्या है, और पाकिस्तान डर गया, लेकिन ट्रंप तो उसके साथ है, तो डर काहे के लिए जाएगा? और वो डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या असर हुआ, और उसके क्लिप्स दिखा रहा है वहां के डिबेट्स का। वो पाकिस्तान की गिगी बन गई है टाइप का। यही मतलब समझ लीजिए कि आपको बताया मैंने शुरुआती में ही कि ये पूरा कोलैप्स है आपके क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का, आपके पॉलिटिक्स का, सब कुछ का कोलैप्स है। और चूंकि ये न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, न ये क्या कहते हैं संसद में कोई डिबेट करने वाले हैं, न विपक्ष से कोई बात करने वाले हैं, न विपक्ष का असर, न इवन पार्लियामेंट्री पार्टी जो है बीजेपी की, उसकी आज तक अलग से बैठक नहीं, आज तक वो उसको इलेक्ट नहीं किया किसी ने नेता इनको। वहां भी कोई डिबेट होगा तो कुछ आदमी कहेगा, इवन कैबिनेट में पता नहीं डिबेट किए हैं कि नहीं, ये जो जाने वाले थे यहाँ। और ये फॉरेन मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये सब क्या कर रहे थे? कौन सलाहकार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये क्या सलाह दिया कि आपका आदमी जो यहाँ का आदमी गया है उनके साथ वही फंस गया है। ये बात हाईलाइट करने की है कि ये कोलैप्स बताता है कम्युनिकेशन का, क्या कहते हैं पूरा जो आपका इंटेलिजेंस है, आपका विजडम है। विजडम तो आपको बताता है कि आपने पूरा देश को क्या कहते हैं शर्म से झुका दिया है, लेकिन आप इंटेलिजेंस मतलब कोर, ये जो क्या कहते हैं जो हार्ड फैक्ट्स हैं वो ये है कि आप गए और आपको उसने बताया तक नहीं, आप गले मिले और उसको मार किया, या उसने बुलाया, इसने बोला, किसने कहते इन्होंने ही कहा था आने की बात। ये जो स्टैंड एलोन विजिट है ये क्यों किया, इसका कोई आपको तर्क लग रहा है? तर्क कुछ नहीं। असल में होता क्या है, एक कोटरी, कुछ कॉर्पोरेट, कुछ ब्यूरोक्रेट, हरदीप पुरी जैसा आदमी, ये अगर आपका चला रहा है, अगर क्या कहते हैं तंत्र चला रहा है, वो कर ही रहा था। तो वहाँ हरदीप पुरी जो इनका काम किया अमेरिका में, इसीलिए वो कैबिनेट में आया यहाँ। और उसके बाद एपिस्टीन के जरिए, उससे तो क्लियर हो गया ना कि एपिस्टीन के जरिए ये उसको साधना चाहते थे। इसका मतलब डिप्लोमेसी कोड में नहीं था, इसका मतलब ये जुगाड़ सिस्टम था, दलाली क्या कहते हैं कॉर्पोरेट का, ये यही सब इसके जरिए आप डिप्लोमेसी चला रहे हैं। ये तो आप देख चुके हैं ना, श्रीलंका में कहा कि क्या कहते हैं यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, ऑस्ट्रेलिया में खदान दिलाने का मामला आ गया, बांग्लादेश वाला आरोप लगा रहा है क्या कि ज्यादा में हमने अडानी को दिया। ये पूरा कंट्री मतलब जैसा रहा कि एक एक आदमी जो है मतलब ये उसके इंटरेस्ट के लिए, जो इनके 4-5 लोग इंटरेस्ट में है, और कुछ फैंटेसी है आरएसएस की पुरानी कि इजराइल और ये जैसे मुल्क से हमारा बहुत बेहतरीन रिश्ता होगा, हम अमेरिका के साथ रहेंगे। तो जाइए, अब आप पहले तो अपना आदमी को छोड़ाइए, अगर वो 15 दिन अगर वहां लटक गया
तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ताकत है। जो पापा ने वार रुकवा दी, वो उसका भी ये आ जाएगा कि पापा अपने लोगों को वहां फंसा के आ गए। ये भी लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल, हमें लगता है कि पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, जो लोग, जो टीम गई थी उसको निकालें, फिर बाकी देशों में जो लोग हैं भारतीय जो अचानक से फंस गए हैं एयरपोर्ट बंद होने से, उनको निकालें, ये पहली जिम्मेदारी है। और आपको पता है हमारी सोसाइटी में अभी हमारे यहाँ बता रही थी हमारी भाई कि ऊपर में जो हमारे कोई रहते हैं वो जो है कहीं अटक गए। वो बोला कि दुबई अबू धाबी आने वाले थे, अब आ नहीं सकते। वो एयरपोर्ट अचानक से बंद हुआ। दरअसल आप जो कह रहे थे ना, देखिए विपक्ष ने, कांग्रेस ने कितना बड़ा हमला बोला था जब इजराइल गए थे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने नहीं बोला था। और कल से फिर हमें लगता है साफ कहा था इजराइल को लेकर के, इतना बड़ा हमला बोला था और बात सही हो गई, जाकर के जिस तरीके से फंसा दिया। अरे आप अपने साथ ले गए टीम को अगर फंसा है, आपको समझ में नहीं आया, आपको उसने अंधेरे में रखा और आप उसको फादरलैंड और सब कुछ पता नहीं क्या क्या कहते रहे। बहरहाल आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।